दोस्तों, तवायफ ये नाम तो शायद किसने नहीं सुना होगा। कोठे और तवायफों का तो इतिहास इस संसार के इतिहास के बराबर ही है। जब से ये संसार आया है तभी से ही कोठे और तवायफों की कहानी चली आ रही है। और ऐसी ही आज मैं कहानी लेकर आया हूँ कि एक औरत एक तवायफ कैसे बनती है और उसको कौन कौन सी रस्में अदा करनी पड़ती है ताकि वो तवायफ कहलाए, और उसका क्या रोल होता है ज़िंदगी में लोगों की। आपने बहुत सारी मूवी में, देवदास मूवी में अपनी माधुरी दीक्षित को तवायफ के रूप में देखा होगा, उसको नाचते हुए देखा होगा। और आपने बहुत सी मूवी में भी देखा को भी तवायफ के रूप में देखा होगा। आपने फिल्मों में ही तवायफ सुनेंगे, परंतु क्या आपको पता है कि एक तवायफ बनने के लिए कौन कौन सी रस्में अदा करनी पड़ती है, कौन कौन सी रस्में निभानी पड़ती है ताकि एक औरत तवायफ बन सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आप सभी को तो पता है ना कि अगर दुर्गा की मूर्ति बनानी हो, दुर्गा की प्रतिमा बनानी हो, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनानी हो, तो वो मूर्ति तवायफों के आंगन की मिट्टी से ही बनती है। और वो मूर्ति तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक तवायफों की घर के आंगन की मिट्टी उस दुर्गा प्रतिमा में न लगाई जाए। अब तक आपने इन तवायफों को कोलकाता या फिर लखनऊ जैसे शहरों में सुना होगा। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में कि कैसे एक औरत तवायफ बनती है। ज़्यादा बकवास न करते हुए शुरू करता हूँ आज की मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। शहर अदब के नाम से मशहूर लखनऊ के कुछ इलाके कभी कोठों और तवायफों से गुलजार हुआ करते थे। अवध के कोठों का इतिहास बहुत पुराना है और उतनी ही पुरानी है यहाँ की रवायतें और यहाँ की तवायफें। और किसी भी लड़की को तवायफ बनने के लिए कई रस्मों से होकर गुजरना पड़ता था, और इसमें 3 रस्में बहुत खास थी। पहली रस्म है अंगिया, और दूसरी रस्म है मिस्सी, और तीसरी रस्म है नथ उतराई। आपको दोस्तों अंगिया या मिस्सी के बारे में नहीं पता होगा, आई थिंक आपको नथ उतराई के बारे में ज़रूर पता होगा कि नथ उतराई की रस्म कौन सी होती है। जब एक औरत तवायफ बनने के स्टेज पर आ जाती है और वो तवायफ बनने लगती है, जो सबसे पहली रस्म निभाई जाती है उसका नाम है अंगिया। सबसे पहली रस्म अंगिया ही निभाई जाती है। सबसे पहले अंगिया की रस्म निभाई जाती थी। उस दौर में अंगिया शब्द का इस्तेमाल बुरा के लिए होता था। जब लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती थी तो कोठों की तवायफें इकट्ठा होकर लड़की को अंगिया पहनाने की रस्म धूमधाम से निभाती थी। जब ये रस्म अदा की जाती थी तब बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह फोड़े जाते थे, दावत की जाती थी और बहुत ज़्यादा नाच गाना किया जाता था, क्योंकि तवायफों के परिवार में एक और अन्य सदस्य, एक और अन्य तवायफ जुड़ने वाली थी जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो तवायफों की प्रथा को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तवायफ बनने की तरफ किसी लड़की का ये पहला कदम होता था। इसके बाद बारी आती थी दूसरी रस्म मिस्सी की। तो दोस्तों, नवाबों के दौर में होठों पर कत्थे की सुर्खी और काले पड़ चुके दांत अच्छे समझे जाते थे। मिस्सी प्रथा में दांतों और मसूड़ों को काला किया जाता था। दोस्तों, जिसके दांत जितने ज़्यादा सफ़ेद होंगे तो उसको उतना ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं उनके दांत गंदे होते हैं, लाल होते हैं, काले होते हैं, तो या फिर पीले होते हैं, तो मुंह में से अजीब सी स्मेल आती है। इस वजह से लोग बाग, अब कोलगेट का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है और लोग बाग कोलगेट करने लगे हैं। उस टाइम पर होठ लाल और काले दांतों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। नवाबों के दौर में होठों पर कत्थे की सुर्खी और काले पड़ चुके दांत अच्छे समझे जाते थे। मिस्सी प्रथा में दांतों और मसूड़ों को काला किया जाता था, और इस प्रथा को पूरा करने के लिए, दांतों को काला करने के लिए आयरन और कॉपर सल्फेट का बना पाउडर लगाया जाता। तवायफों के इस जश्न में कोई भी बाहरी आदमी शामिल नहीं हो सकता था। ये केवल तवायफ ही आपस में मिल करके इस रस्म को पूरा करती, नाच गाना करती, धूमधाम से इस रस्म को मनाती और दावत भी करती। इस रस्म को पूरा करने के लिए कोठे की सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी आपा इस मिस्सी की रस्म को निभाती थी। मिस्सी के बाद नाच गाना और दावत होती थी। दोस्तों, कोठे पर आपा वो सदस्य होती है जो सभी की लीडर होती है, जो सभी को लीड करती है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो वो लीडर हो सकती है या फिर वो मैनेजर हो सकती है कोठे की। और अब ये दूसरी रस्म हो जाने के बाद किसी लड़की के लिए मिस्सी हो जाने का मतलब था कि वह अब अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कुमारी बेचने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अब उसको धक्का दे दिया जाता है इस तरह के अंधेरे में, ताकि वो अब हमको पैसा कमा कर दें। दोस्तों, अब 2 रस्में पूरी हो चुकी हैं। पहली रस्म थी अंगिया और दूसरी मिस्सी। अंगिया और मिस्सी अब पूरी हो चुकी है, और अब बारी आती है तीसरी रस्म की, जिस रस्म का नाम है नथ उतराई। अब नथ उतराई की रस्म होनी है। अब मैं इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि नथ उतराई की रस्म होती क्या है। तीसरी रस्म नथ उतराई की होती थी। इस रस्म में वर्जिन लड़की के लिए बोली लगाई जाती थी। बड़े बड़े रईसजादे कोठे पर बुलाए जाते थे। जो जितना ज़्यादा पैसा देगा लड़की उसी के साथ पहली रात बिताएगी। नथ उतराई की रस्म कोठे में उत्सव की तरह मनाई जाती।
दुल्हन की तरह सजी लड़की नाक में बाएं तरफ एक बड़ी सी नथ पहनती। वही जो नथ थी ये लड़की के कौमार्य का प्रतीक होती थी। जो सबसे बड़ी बोली लगाता वह उस लड़की के साथ पहली रात बिताता। और अब दोस्तों वो लड़की अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है, वो लड़की कौमार्य अपना खो चुकी है और वो अब एक सेक्स वर्कर या फिर एक तवायफ पूरी तरह से बन चुकी है दोस्तों। और उस रात के बाद लड़की फिर कभी भी नथ नहीं पहनती थी, उसे सिर्फ लॉन्ग पहनने की इजाज़त होती थी। और कई बार तो ऐसा होता था नवाबजादे उस रात को बिताने के बाद उस लड़की को अधिक पैसे देकर खरीद लेते थे ताकि वह हमारी पर्सनल तवायफ बन सके, हमारी पर्सनल असिस्टेंट बन सके। कई बार नवाब लड़की को मोटी रकम देकर हमेशा के लिए खरीद लेते थे। दोस्तों तवायफ की कहानी में एक बात तो अच्छी है न तो ट्राई में, अगर किसी नवाब को वो लड़की पसंद आती थी तो वो उसको हमेशा के लिए खरीद लेते थे। मतलब हर रात एक लड़की को नए आदमी के साथ नहीं सोना पड़ता था। तो दोस्तों ये थी तवायफ बनने की कहानी कि एक औरत एक लड़की कैसे तवायफ बनती है, उसको कौन कौन सी रस्में अदा करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।